या इसको अंग्रेजी में कहा जाता है प्रीवियसली हैपेंड। जो पहले हो चुका है वो सारी चीजें इतिहास का पार्ट है, जो आज तक हो चुका है। जो होने वाला है उसकी चर्चा कोई नहीं कर सकता, लेकिन इतिहास से सीखकर अपने आने वाले कल को बदल सकते हैं, ऐसी क्षमता हमारे पास है। तो एंशिएंट में हम लोग कनेक्ट करेंगे और सबसे पहले बिहार से जुड़ी हुई जितनी हिस्ट्री है वो समझानेंगे। ये इसमें वेस्ट वाले या साउथ वाले की चर्चा हम बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि बिहार से प्राचीन को कनेक्ट करना है। हिस्ट्री के 10 सवाल होंगे, उसमें 2 बिहार का होगा, 3-4 पूरे इंडिया के होंगे, उसी में से एक मेडाइवल का होगा, बाकी सारा क्वेश्चन सिर्फ मॉडर्न का है। आपके इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन एंशिएंट से आने की उम्मीद है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। 2 या मैक्सिमम 3। एक क्वेश्चन मेडाइवल से बस, क्योंकि मेडाइवल का वैसे ही नाम नहीं है आपके इसमें, कहीं लिखा भी नहीं है। तो एंशिएंट में इन्हीं चीजों को धीरे धीरे एक एक करके कनेक्ट किया जाएगा। अगर साउथ में जा रहे हैं आप, तो 2 प्रमुख विद्वानों का नाम सबसे पहले आता है, जिसमें सर्ववर्मन और गुहाडे, ये जो 2 ऐसे लोग हैं जिनका नाम इतिहास में सबसे ज्यादा लिया जाता है, चूंकि उनकी लिखी हुई किताबें महाकाव्य पूरे भारत में और भारत के बाहर, जो उस समय क्या बोलते हैं उसको, कनेक्टेड भारत को क्या कहे, अखंड भारत, उस पूरे भारत में लगभग सभी जगह इसकी चर्चा किसी न किसी रूप में थी। साउंड इतना कम क्यों आ रहा है? नीचे साउंड कम है क्या? साउंड ठीक आ रहा है? मुझे लग रहा है कम हो जा रहा है बार बार। ठीक है, हो गया हो गया। पंचतंत्र पुस्तक का नाम सुना है? किस चीज से संबंधित है? किसने लिखा? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र में कहानियां हैं, और इतनी ज्यादा कहानियां जिससे बच्चों के अंदर मोरालिटी और सामान्य दीन दुनिया की जो बातें विकसित करना हो वो सब कर सकते हैं। तो पंचतंत्र पुस्तक किसने लिखा, ये क्वेश्चन भी आपने कई बार देखा होगा एग्जाम्स में आते हुए। पंचतंत्र को विष्णु शर्मा ने लिखा था। गौतमी पुत्र सातकर्णी, राजा का नाम है सातकर्णी, लेकिन चूंकि महिलाओं के सम्मान में इन्होंने सबसे ज्यादा काम किया और कहा कि अगर हम महिला को सम्मान नहीं देंगे तो पूरी दुनिया नहीं देगी। कहा जाएगा मैं पिता के नाम से नहीं जाना जाऊंगा, बल्कि मैं अपनी मां के नाम से जाना जाऊंगा। और मां का नाम क्या था? लेकिन आज के डेट में पितृसत्तात्मक समाज होने की वजह से बच्चे किसके नाम से जाने जाते हैं? तो जितना बैक जाएंगे, जितना पीछे जाएंगे, उतना ही महिलाओं के अधिकार और सम्मान के लिए लोगों को लड़ते और मरते देखा होगा। जब प्री वैदिक एज और पोस्ट वैदिक एज में हम पहुंचते हैं, 1500 बीसी के आसपास पहुंचे, और तब से लेकर 400 बीसी तक में महिलाओं की स्थिति इतनी खराब हो गई कि बताया नहीं जा सकता। जो सम्मान उनको देवी देवताओं के रूप में माना जाता था वो सब खत्म। एक स्कॉलर हुआ करती थी वो भी खत्म। गार्गी और संहिता जैसे नाम धीरे धीरे समाप्त होने लगे। इसके कारण बहुत बड़े थे। आने वाले वक्त में समाज में बदलाव इतना स्लो हुआ कि धीरे धीरे महिलाएं घर के अंदर संकुचित हो गई और बाहर न निकल पाई। इसका कारण था कि एक वक्त में पुरुषों से ज्यादा सम्मान महिलाओं को मिलने लगा था। देवी के रूप में पूजा की जाने लगी थी, यज्ञ भी कराने का अधिकार था, सभा में बैठकर बोलने का अधिकार था। ये सारी चीजें उनको अधिकार के रूप में मिले थे। कुछ पुरुषों को ये बात काफी खटकने लगी कि एक महिला हमसे कैसे आगे, तो उन्होंने महिलाओं से बराबरी नहीं की, बल्कि उनके यहाँ जो पुरुष थे उनके कान भर भर के धीरे धीरे महिलाओं को घर में पैक करवा दिया। इसलिए कहा जाता है इतिहास समझाती है, अगर आप दूसरों की सुनते हैं तो जिंदगी भर सुनते रहेंगे, अपना कुछ नहीं कर पाएंगे। सच्चाई यही है। इतिहास पढ़ने के बाद ये छोटी सी जानकारी प्राप्त होती है। गौतमी पुत्र सातकर्णी 23वां शासक था उस वंश का। सातवाहन वंश का पुनर्स्थापन इन्होंने ही मतलब अपने रूप में किया, पूरा पावर ले लिया। हालांकि ज्यादा दिन राज नहीं कर पाए, सातकर्णी बहुत जल्दी समाप्त हो गए। इस सातकर्णी को कई तरह की उपाधियां दी गई थी, जिसे अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया था। मतलब इसके जैसा कोई ब्राह्मण नहीं था। क्यों? क्योंकि इसने पुरुषों को टॉप पे नहीं रखा, महिलाओं को रखा, तो दूसरों से अलग हुआ, तो कहते हैं यूनिक ब्राह्मण था।
हालांकि ब्राह्मण सोच में ही एक चीज ऐसी है कि महिलाओं को थोड़ा सा नीचे और पुरुषों को थोड़ा सा ऊपर वर्चस्व के लिए रखा जाए। इस सोच को इन्होंने उलटफेर कर दिया, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? अद्वितीय ब्राह्मण। दूसरा एका ब्राह्मण, मतलब इन्होंने एक संप्रदाय चलाया जो एक अलग ब्राह्मण की थी, और जिन्होंने महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए जो काम किया, एक अलग संप्रदाय बना लिया। उस संप्रदाय का नाम रखा एका ब्राह्मण, नया संप्रदाय। और वैसे ही इनका नाम त्रिसमुद्री पति रखा गया, क्योंकि 3 समुद्रों पर विजय इन्होंने प्राप्त कर लिया था। त्रिसमुद्री पति, एकमात्र ऐसे साउथ के ये लोग हैं, हालांकि इसके बाद चोल वंश भी आप देखेंगे, इनके पास अपनी नेवी की सेना थी। बाकी हिंदुस्तान में किसी के पास उस समय अपनी नेवी नहीं थी बीसी में, और इनके पास अपनी नेवी की सेना थी। ये दूसरे देश के साथ भी हमला करने पहुंच जाते थे। सुमात्रा वगैरह का जो नाम सुनते हैं, किसी किसी द्वीप पर, यहां तक भी हमला करके जीता था इन्होंने, क्योंकि इनका अपना नेवी सेना थी। और उस समय नेवी के सेना बनाने का श्रेय साउथ वालों को ही सबसे पहले जाता है। और उसमें चोल वंश काफी ज्यादा ख्याति प्राप्त किया, लेकिन शुरुआत किसने की थी? सातकर्णी ने। इसके बाद वेंकट स्वामी इन्हीं के नाम से कनेक्टेड है। वेंकट स्वामी के नाम से एक मंदिर भी बनाए गए वहां पे। मंदिर का नाम सुना है? वेंकट स्वामी मंदिर। ये सातकर्णी ने ही अपनी पूरी संपत्ति और पूंजी लगा के उसको बनाने में काम किया। कहा जाता है 12 मंजिला मंदिर है ये वेंकट स्वामी का मंदिर, 12 मंजिला। और वो सिर्फ पत्थर रख रख के बनाए गए हैं। वैसी कलाकृति का नमूना अभी भारत में दूसरा देखने को नहीं मिलता है कि उतने भारी पत्थर को वहां कैसे सजाया गया होगा, कैसे लेके गए होंगे। तो एक रहस्य जैसा लगता है कि उस जमाने में आखिर कौन सा भूत काम कर रहा था जो इतने बड़े बड़े काम किए। सातकर्णी के बारे में कहां कहां से जानकारी मिलती है, उसका स्रोत आप यहां से देख सकते हैं। माता बलश्री, नासिक अभिलेख से सबसे पहले उसकी जानकारी प्राप्त होती है। माता बलश्री नाम देख रहे हैं? बलश्री माता के रूप में जानी जाती थी, क्योंकि उनके साथ वो काफी युद्धों में साथ रही भी, और कहा जाता है कि पाल पोष कर बड़ा करके युद्ध के लायक तैयार करने में इसने साथ निभाया। बलश्री ने अपने पुत्र के साथ संयुक्त रूप से शासित रही, मतलब हर वक्त अपने पुत्र को क्या की? सजेस्ट की कि उसे क्या करना चाहिए, युद्ध की रणनीति सिखाई, सोसाइटी के लिए कैसे काम करना है बताया, प्रजा को कैसे खुश रखा जाए। हर काम में उसके साथ साथ उसके चेयर के पास बैठकर सजेस्ट करती रही कि उसे क्या करना चाहिए। मतलब एक ऐसी माँ, एक ऐसी लेडी जिसने अपने बच्चे को उस ऊंचाई तक पहुंचाने में मदद की। उस समय समाज पितृसत्तात्मक था, यानी पिता सबसे प्रमुख होते थे, लेकिन गौतमी पुत्र सातकर्णी ने इस सिस्टम को बदल दिया। कहा कि नहीं, क्योंकि मेरे लिए तो मेरी मां से बढ़कर कोई नहीं है, उसी ने मुझे सब कुछ किया, कराया, सिखाया, इसलिए मां से बढ़कर कोई नहीं है। तो उन्होंने अपनी मां का नाम अपने नाम के पहले जोड़ दिया और कहा यहीं से मातृत्व और मां के प्रति सम्मान पूरी दुनिया में यह सूचना जाएगी और फैलेगा, लोग मानेंगे। इसके शक शासक नहपान, जो शक आए, कुषाण आए, पहल्लव, पार्थियन, ये सब नाम सुना होगा, एक एक करके भारत में आते रहे। उसमें जो शक शासक थे नहपान, उसको हराया था इन्होंने। ये सब बाहरी आक्रमणकारी हैं जो नाम सुन रहे हैं, शक, कुषाण, पहल्लव, पार्थियन, अरेबिक और उसके बाद अफगानी। हिंदुस्तान में सब एक के बाद एक क्रम से आते गए। इसका कारण क्या था? क्योंकि हिंदुस्तान में राजा कौन है इसका कभी किसी प्रजा से मतलब नहीं होता था। राजा कोई भी हो सकता है। हमारे यहाँ के प्रजा को, हिंदुस्तान के लोगों को राजा कौन है इस बात से कभी कोई फर्क नहीं पड़ता था, आज भी नहीं पड़ता है। वो तो कहते हैं हमारा रोजी रोटी काम चलना चाहिए, वहां कौन बैठा है उससे हमको क्या करना। ये हिंदुस्तान की बहुत पुरानी और पहली सोच है, जिस कारण जो भी बाहरी आक्रमणकारी आए तो वो आके देखा कि इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि कौन आए कौन गए। इसका मतलब यहाँ कब्जा करना सबसे आसान है। तो बहुत सोची समझी चाल थी, नहीं तो एक बार अगर पहले ही को मुंहतोड़ जवाब मिल जाता तो दूसरा आने से घबरा जाता कि नहीं, वहां एक एक आदमी लड़ पड़ते हैं कि हमारे यहां कोई प्रवेश नहीं करेगा। यह चीज नहीं हुआ। इतिहास जाने अनजाने में हमें बहुत कुछ सिखाती है। जोगल श्राम्बी नासिक से मिले मृदभांडों से पता चलता है कि 13,250 सिक्के उन्होंने चलवाए थे, सोने के सिक्के चलवा रहे थे उस समय भी। लेकिन इसका प्रमाण सोने के रूप में नहीं मिलता था, बल्कि दो चीजों के मिश्रण के रूप में मिला, उसमें सोने की मात्रा पाई गई थी। शुद्ध सोने का सिक्का चलाने का श्रेय किसको जाता है?
हाँ, शुद्ध सोना का सिक्का नहीं था, लेकिन इन सिक्कों में सोने की मात्रा थी, तांबा के साथ मिश्रित किया गया था। मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे और उसको पका के मजबूत बनाया जाता था, जिसको आज हम लोग क्या बोलते हैं, वो पानी वाला घड़ा टाइप का वैसे बनता था। शक शासक नहपान, इसका नाम काफी मशहूर है, नहपान का। इसके बाद पहले सातकर्णी खत्म हो गए, जिनका नाम गौतमी पुत्र था। उसके बाद कौन बने? वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी। इसको पुलवामी के नाम से भी जाना जाता है। यानी वशिष्ठी एक लेडी थी जिसके पुत्र का नाम सातकर्णी। इन्होंने भी अपने मां के नाम पर ही अपने जो वंशज जो रखे थे गौतमी पुत्र, उन्होंने उसके वंशज के नाम पे आधार पे अपने मां के नाम के साथ अपना नाम कनेक्ट किया और आगे बढ़े। रुद्रदामन से ये पराजित हुए। रुद्रदामन कहां के थे? जूनागढ़। रुद्रदामन उस समय जूनागढ़ के शासक हुआ करते थे। रुद्रदामन से ये पूरी तरह हार गए, कमजोर पड़ गए। इनकी पुत्री वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी का पुत्र, इन दोनों का आपस में विवाह हो गया। किसका? रुद्रदामन की पुत्री और सातकर्णी का पुत्र, दोनों आपस में विवाह करके अपने रिश्ते को मजबूत किया और अपनी शाख को बढ़ाने का काम किया। क्योंकि उस समय देश देश से मजबूत तभी बनता था जब वो शादी के बंधन से बंध जाए और जुड़ जाए। तो बहुत से राजा महाराजा शादी कई सारे अलग अलग राज्यों में किया ताकि उनका संबंध उस राज्य से मजबूत हो सके। इसके बाद एक नए संतान की उत्पत्ति हुई। कौन? शिवश्री। हालांकि ये सब नाम वैसे भी कभी सुना नहीं होगा आपने, आता नहीं है। यज्ञ श्री सातकर्णी। उसके बाद है जलयान के चित्र वाले सिक्के जारी करवाए इन्होंने। मतलब जो नेवी वाला सिक्का था ना, जलयान, समुद्र के ऊपर चलती हुई जहाज का एक इमेज बनाकर अपने सिक्कों पर वो आहत करवाए और वो इमेज नजर आने लगा। यज्ञ श्री सातकर्णी ने करवाए थे, जो शिव श्री के बाद आए। अंतिम शासक विजय श्री हुए। सातवाहनों ने शीशे के सिक्के जारी करवाए थे। ये क्वेश्चन शीशे का सिक्का कम से कम 10 बार एग्जाम में देखा जा चुका है। और एक विशेष तौर पे पूछा जाता है वो चमड़े का सिक्का। चमड़े का सिक्का किसने जारी करवाया था? सुना भी है कि नहीं सुना है चमड़े का सिक्का? हमारे इतिहासकार पीछे कैसे रह गए ये लोग। अकबर के पापा का नाम? हुमायूं को शेर शाह सूरी जब दौड़ाते दौड़ाते करमनासा नदी पर कूदने पर मजबूर कर दिया, वहां उसको बचाया किसने? निजाम नामक एक भिस्ती ने। भिस्ती का मतलब होता है जो नाव खेता है। नाम क्या था? निजाम। उसने उसको बचाया। बचाने के बाद उसके हुलिया वगैरह देखा, कहा तो आप तो बड़े आदमी लगते हैं, कौन है आप? मैंने तो आपको बचा लिया। बोले कि मैं तुम्हारे राज्य का राजा हूं। क्या नाम है? तो हुमायूं। अच्छा, आप ही राजा हैं? बोला कल मेरे दरबार में आके मिलना, तुमने मेरी जान बचाई है। दरबार में आके मिला तो कहा कि पूरे दरबार वासियों के सामने मैं तुमसे ऐलान करता हूं कि आज तुम जो मांगोगे मिलेगा। तो कहा कि महाराज एक दिन के लिए मुझे राजा बना दीजिए। तो कहते हैं ना, नहले पे दहला, मौका मिला नहीं कि अपने आप को राजा घोषित करवा दिया। और 24 घंटे में जितने सिक्के पहले से चल रहे थे, नोट वगैरह, सब बंद करवा दिया और कहा कि उसे कन्वर्ट कीजिए हमारे चमड़े से। चमड़ा का व्यापारी था, तो उसने चमड़े के सिक्के जारी करवा दिए कि 24 घंटा अगर किसी को कोई सामान लेना है तो वही चमड़ा का सिक्का लेके जाना पड़ेगा, तब सामान मिलेगा, नहीं तो 24 घंटे बाद खरीदिएगा। राजा हम हैं आज, जो चाहेंगे वो होगा। तो उसने चमड़ा का सिक्का जारी करवा दिया। तो ये दो अजीब से क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं। शीशे का सिक्का सातवाहन वंश ने जारी करवाया। चमड़ा का सिक्का वो कोई वंशज नहीं था, निजाम नामक एक भिस्ती ने करवाया, जो हुमायूं के काल की घटना है। याद रहेगी बात। जो इसके सातवाहन ने सिक्के जारी किए कितने ग्रेन के थे? 1 ग्रेन कितने चावल के दाने के बराबर है? एक ग्रेन में चावल के कितने दाने? चलिए इतना डिटेल नहीं पूछेंगे, नहीं तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। सातवाहन वंश के शासक सर्वाधिक व्यापार कल्याण नागक बंदरगाह से किया करते थे। यानी सातवाहन वंश का सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन हुआ करता था? कल्याण।
भारत में विदेशी आक्रमण जो हुए उसका क्रम क्या है, ये भी एग्जाम में आते हैं। कौन कौन से आते गए और एक के बाद एक आए। पार्शियन है जिसको ईरानी कहा जाता है, उसके बाद यूनानी आए, उसमें सिकंदर प्रमुख था। हिंद यमन शासक भी आए, शक भी आए, पहल्लव आए, कुषाण आए, अरेबिक आए, तुर्की भी आए। एक के बाद एक करके लगातार यहां सिर्फ आए, यहां से जाकर दूसरी जगह कोई कब्जा करने नहीं गया। भारत का दरवाजा हमेशा लोगों के लिए खुला हुआ था, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम के कॉन्सेप्ट पर चल रहे थे। आओ हमारे यहां रहो, लूटो पाटो, आराम से घर जाना, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम लोग फिर ठीक हो जाएंगे। तो ये जो क्रम है, नाम है, ये बता रहा है कि सब एक के बाद एक आए। अब इसमें हिंद यमन शासक जो है, हिंद यमन को बैक्ट्रियन के नाम से भी जाना जाता है। बैक्ट्रियन, इंडो ग्रीक, ग्रीक के सभी नाम को बैक्ट्रियन के नाम से भी जाना जाता है। पहला शासक डेमेट्रियस था, जो सेल्यूकस की तीसरी पीढ़ी का वंशज माना जाता है। सेल्यूकस निकेटर का नाम सुना? तो सेल्यूकस की तीसरी पीढ़ी डेमेट्रियस था। डायोडोट्स ने सेल्यूकस के कमजोर होने पर बैक्ट्रिया क्षेत्र को एक स्वतंत्र साम्राज्य के रूप में घोषित कर दिया और अपने आप को राजा बना दिया। कौन? डायोडोट्स। इन्हें देखा कि सेल्यूकस निकेटर की अब प्रजा धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है, तो उन्होंने अपनी कब्जा जमा ली और नया शासक आ गया। ठीक वैसा ही जैसा मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक को किसी ने हटाकर शुंग वंश की स्थापना कर दी। शासक कमजोर पड़ेंगे तो कोई भी जो मजबूत होगा वो उसे हटा के अपना राज्य घोषित कर लेगा, और ये हमेशा से होता आया है, कोई नई बात नहीं है। दूसरा यूनानी आक्रमणकारी डेमेट्रियस रहा। भयानक आक्रमणकारी था, कुछ सेनाओं को लेकर बड़ी से बड़ी सेनाओं को के साथ लड़ सकते थे। इसमें इंडो ग्रीक के बारे में, अगर इनके बारे में थोड़ा बहुत भी जानना हो एक्स्ट्रा, तो आप इंडो ग्रीक स्टोरीज पर बनी हुई हॉलीवुड की पिक्चर देखिएगा तो भी समझ में आ जाएगा। 300 डेमेट्रियस का नाम उसमें सबसे प्रमुख है। इतिहास उतना स्पष्ट नहीं लिखा गया है जितनी स्पष्ट चीजें ऐतिहासिक रूप से फिल्में बनाने में हॉलीवुड ने काम किया, एग्जैक्टली एज इट इज, बिना इतिहास में कोई परिवर्तन किए। 300 का मतलब यह है कि 300 उसके सिपाही, जो ये क्या नाम है, पर्शियन जो थे, सबसे ऊपर जो पर्शियन थे वो वहां हमला करने गए थे, तो 300 लोग मिलकर तकरीबन 1 लाख के आसपास लगभग लोगों को मार दिया था, सिर्फ 300 लोगों ने मिलकर। बहुत ही खतरनाक कहानी है, और ये जाने भी जाते हैं ग्रीक के क्षेत्र के नाम से। और उस ग्रीक के क्षेत्र का नाम क्या था? स्पार्टा। ग्रीक में एक अलग कंट्री, एक अलग क्षेत्र बसा हुआ था स्पार्टा, जो सबसे ज्यादा खतरनाक था और युद्ध में माहिर माना जाता है। तलवारबाजी में, भाला में, तीरंदाजी में, हर चीज में टॉप होते थे। मतलब युद्ध के लिए ही स्पार्टा के लोगों को तैयार किया जाता था, मकसद वही था। और उनमें से गिने चुने 300 लोगों ने जाके कहीं तहलका मचा के रख दिया। उनकी युद्ध रणनीति इतनी बेहतरीन थी, लेकिन धीरे धीरे पूरा यूनान ही क्या हुआ? खत्म हो गया, पूरी तरह से जल के बर्बाद हो गया। ये आपको नहीं जानना है, क्योंकि ये पूरी तरह ग्रीक का इतिहास है और इसका इसे आपके एग्जाम से कोई संबंध नहीं है। जो राजा बने ना, उनकी शाखाएं बनी, और शाखाओं में बहुत से राजाओं के नाम धीरे धीरे एक एक करके आते रहे। तो इंडो ग्रीक का इतिहास हमारे 12 तक के सिलेबस में कहीं भी नहीं है, इसलिए उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप इसको देखिएगा भी मत। यहां से थोड़ा सा आपको देखना है सिकंदर के बाद की स्थिति का क्या हुआ। सिकंदर ने कहा जाता है कि लगभग दुनिया को जीतने के कॉन्सेप्ट से निकला था और 323 बीसी में भारत पहुंचा। 323 बीसी। बौद्ध भिक्षु नागसेन से वार्ता की बात भी चर्चा की गई है। मिलिंद पन्हो जो कि बौद्ध ग्रंथ है, उसमें मिलिंद के प्रश्न के बारे में चर्चा है। मिलिंद पन्हो का नाम सुना है? उपाधि क्या थी? मिलिंद पन्हो की उपाधि हमीकस और सोटर के रूप में जाना जाता था। सोने के सिक्के इन्होंने चलवाए थे।
बौद्ध के समय जो भी राजा बने उन्होंने सोने के सिक्के धीरे धीरे जारी कराना शुरू किया। इसके बाद शुंग वंश के शासक भागवत के दरबार में हेलियोडोरस आया था, जो कहां का रहने वाला था? यूनान का। राजदूत के रूप में भारत आया था। किसके शासनकाल में? शुंग वंश के शासक भागवत। नाम सुना है भागवत का? एंशिएंट तो आप लोग पढ़ते नहीं है, मेडाइवल और मॉडर्न पढ़े हैं सबसे ज्यादा। एंशिएंट पर कभी किसी का ध्यान नहीं होता। अगर यहां ध्यान दे, सोने के सिक्के चलवाए तो जो कुषाण माने जाते हैं, कुषाण, उनका नाम भी प्रमुख आता है। राजधानी इन्होंने शाकल या सियालकोट, जो उस समय राजा बनते गए वो एक के बाद एक बौद्ध भिक्षु या बौद्ध शरण में जाकर अपने आप को राजा घोषित करके लोगों के कल्याण के लिए काम करते थे। तक्षशिला उस समय शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था, जो कहां पे है? पाकिस्तान में है आज के डेट में, तक्षशिला। अंतिम शासक जो इस क्षेत्र में आए बीसी में, हर्मियस नाम था। इसे कुजुल कार्डफिसस ने हराया। किसका नाम है कुजुल कार्डफिसस? किस वंश का संस्थापक है कुजुल कार्डफिसस? कुषाण वंश का संस्थापक है। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कार्डफिसस ने जब इस इंडो ग्रीक पर्सन को हराया, तब वहां से एक नए वंशज की शुरुआत हो गई। कुजुल कार्डफिसस नाम था, इसने कुषाण वंश की स्थापना की। और इसी कुषाण वंश में प्रमुख शासक आगे चल के कौन हुआ? कुषाणों में सबसे प्रमुख कुषाण कनिष्क था। गुप्त वंश कहां से आएगा? कुषाणों में सबसे प्रसिद्ध रहा कनिष्क, जिसने सोने के सिक्के चलवाए, कैलेंडर जारी करवाए। यह प्रमुख काम उन्होंने किया। लेकिन कुषाण वंश की स्थापना किसने किया? कुजुल कार्डफिसस। यह क्वेश्चन जनरली आता है, लोग यही समझते हैं कुषाण माने कनिष्क होता है। नहीं, उसने स्थापना नहीं किया था। कुजुल कार्डफिसस ने स्थापना किया था और प्रमुख राजा में कनिष्क का नाम आता है। कनिष्क के आते आते बीसी से हम एडी में आ चुके होते हैं। कौन सा? बिफोर क्राइस्ट, जीरो से पहले का काल जो माइनस वाले हैं वो बीसी कहलाते हैं। और एडी का मतलब जीरो के बाद के काल, मतलब जीरो ईसा के जन्म को माना जाता है। तो ईसा के पूर्व बीसी कहलाएंगे और ईसा के बाद एडी कहलाएंगे। एनो डोमिनी। मुद्राओं की लिपि, हिंद यवन शासक आए तो मुद्रा पर कुछ लिपियों को लिखवाने का काम किया। मुद्रा पर लिपियों का काम किया। उसमें कैलेंडर में सप्ताह का प्रयोग हुआ, क्योंकि कैलेंडर में पहले मंथ और ईयर ही होता था। लेकिन इंडो ग्रीक लोग भारत आए तो उन्होंने कैलेंडर में क्या प्रयोग करना शुरू किया? सप्ताह का भी प्रयोग किया। 12 राशियां उन्होंने बताई, जिन राशियों का प्रयोग हम आज भी कर रहे हैं। क्योंकि धरती पर अगर कहीं सबसे ज्यादा देवता कहीं हुआ करते थे तो वो ग्रीक में ही थे। हर चीज के देवता, हवा के देवता अलग, पानी के देवता अलग, सूरज के देवता अलग, चंद्रमा के देवता अलग। मतलब यूनान को देवताओं का देश ही कहा जाता था और हर एक चीज के लिए अलग देवता होते थे वहां पे। इसलिए वो लोग राशि में और चीजों में ज्यादा यकीन करते थे। वहीं से राशियां यहां भी आई और यहां लोगों ने उसका ज्ञान प्राप्त करके आज तक हस्तरेखा देखते हैं और राशि बताते हैं। है कि नहीं है? तो हस्तरेखा या नक्षत्रों को, ग्रहों को देखने का काम भी हिंद यवन आक्रमणकारी यहां भारत लेकर उस ज्ञान को आए थे और लोगों को सिखाया। पर्दा प्रथा यवन से ही आना शुरू हुआ था। पर्दा प्रथा मतलब कोई भी लेडी हो, वो अपने आप को पूरी तरह लोगों के सामने न प्रवेश करके उसके आंख का हिस्सा या चेहरे का कुछ हिस्सा नजर आएगा, बाकी पूरी बॉडी ढकी हुई रहेगी, जिसको आज के डेट में लोग बुर्खा कहते हैं, नकाब। तो बुर्खा है, मतलब ये यवन शासक की प्रथाओं में से एक था उस जमाने में कि वो उस समय पर्दा प्रथा को प्रोत्साहित कर रहे थे। शक का दूसरा नाम सिथियन। शक कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे, सेंट्रल एशिया। मध्य एशिया में कौन पड़ता है? चाइना, जापान, मंगोलिया। ये जो 3 क्षेत्र के थोड़े थोड़े हिस्से मिला के बनते हैं, ये मध्य एशिया कहलाते हैं। और मध्य एशिया से ही शक आए थे। पहला शासक शक में कौन हुआ? मोगा। शकों की भारत में 5 शाखाएं हुई, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजा बने, उन्होंने शाखाएं बना ली। अफगानिस्तान
से शुरू किया उन्होंने। धीरे धीरे अफगानिस्तान के बाद इंडिया में पंजाब को जीता, फिर मालवा की तरफ आ गए, उत्तरी शाखा में तक्षशिला से मथुरा तक पूरा कब्जा कर लिया। उसके बाद पश्चिमी क्षत्रप यानी नासिक और उज्जैन को भी कब्जा किया, जो कि आज एमपी के नाम से जाने जाते हैं। और कोई है इसमें? पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी, ये पूर्वी, हाँ ठीक है। चारों क्षेत्र के बारे में लगभग पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के आसपास के जितने हुए भी सटे हुए देश थे उन सब पर कब्जा जमा लिया शकों ने। और एक वक्त था कि सबसे प्रमुख लीडर के रूप में शक सामने आए थे। रुद्रदामन, इसका नाम सुना? रुद्रदामन कहां का राजा बनाया गया? नासिक से उज्जैन तक का, यानी कि पश्चिमी क्षेत्र, राजस्थान, गुजरात, उज्जैन, इन सब क्षेत्र का राजा यही बना था, जिसका नाम था रुद्रदामन। पश्चिमी क्षत्रप शाखा से अभिलेख करते हैं। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख इतिहास के लिए सबसे ज्यादा महत्व का है। यही क्वेश्चन एग्जाम में कितनी बार आ चुका है कि जूनागढ़ का अभिलेख किससे संबंधित है? रुद्रदामन से। और ये जो जूनागढ़ का अभिलेख है किस भाषा में है? पूरी तरह से 100% शुद्ध संस्कृत में है, जिसको समझ पाना बहुत ही कठिन है। जूनागढ़ का अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ? गिरनार से। गिरनार कहां पड़ता है? गुजरात में ही पड़ता है। जूनागढ़ के अभिलेख में ही सुदर्शन झील के निर्माण के बारे में सबसे पहली जानकारी मिलती है। एनसीईआरटी क्लास 6 में भी इसकी चर्चा है कि सुदर्शन झील के निर्माण का पता, वैसे सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? यहां है। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, जिसको रुद्रदामन ने मरम्मत करा के, ठीक करा के बेहतर करने का काम किया। सुदर्शन झील इतिहास में काफी प्रमुख नाम है। पुष्यगुप्त ने इसका निर्माण कराया था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में उसके राज्य में एक राज्यपाल के रूप में काम कर रहे थे। सुदर्शन झील से नहरें निकलवाई गई। झील इतना बड़ा था कि कई नहर निकले, जिसे तुषाप्त, सम्राट अशोक का राज्यपाल, कई सारे नहर निकलवा के गांव गांव तक पानी पहुंचाने का काम किया। झील इतना बड़ा था, मतलब जितना दूर तक दिखे झील ही झील नजर आ रहे थे, इतना पानी था उसमें। और पानी इधर उधर ना हो इसके लिए वहां से वो नहरें खुदवाए, जब जरूरत थी तो पानी खोल दिया जाता था, फिर वापस क्लोज कर देते थे। और गांव गांव तक सुदर्शन झील से पानी पहुंचाने का काम किया। जीर्णोद्धार करवाया, मतलब उसकी मरम्मत करके उसको रिन्यू करना जीर्णोद्धार कहलाता है। तो रिन्यू करने का काम किसने किया? रुद्रदामन। और इसका पूरा निर्देशन कौन कर रहा था? एक मंत्री थे रुद्रदामन में, सुविशाख नाम था, उन्हीं के निर्देशन में इसका पूरा काम कराया गया। जैसे होता ना डिजाइनिंग, सब नया चीज किसने बनाया? तो सुविशाख ने निर्देशन करके उसका काम किया। और इसके बाद फिर वापस किसने रिन्यू किया? स्कंदगुप्त ने करवाया था। मतलब सुदर्शन झील हमेशा से ही महत्व की झील रही है, और उसे जो भी राजा बीच बीच में आए उसमें कमी लगी तो क्या किया? उसको रिन्यू करने का काम किया। जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन हम लोग सिर्फ एक ही नाम जानते हैं। कौन? जूनागढ़ अभिलेख से सिर्फ रुद्रदामन को जोड़ते हैं, लेकिन नहीं, चंद्रगुप्त और अशोक की भी जानकारी इनके इससे मिलती है, जो पूरी तरह संस्कृत में लिखे हुए थे। क्वेश्चन ये संस्कृत में लिखा होना ज्यादा चांस है कि आपके एग्जाम से कनेक्ट करें। किस भाषा में थे? ब्राह्मी, खरोष्ठी, जनरली कई सारी लिपि आपको देखने सुनने को मिलती होगी, लेकिन भाषा अलग है, लिपि अलग है। भाषा पूछे तो संस्कृत में, लिपि पूछे तो लिपियां बदल जाती हैं। कितना टाइम हो रहा है मुझे बताइएगा। शुरू। शक के बाद कौन है? पहलव का दूसरा नाम पार्थियन, लेकिन इसको आज नहीं करेंगे। सब तो लग रहा होगा कि विदेशी इतिहास पढ़ रहे हैं, क्योंकि सब आए ही थे। यहां था कौन? जो आए उन्हीं के बारे में पढ़ना होगा, समझना होगा।
इसका पीडीएफ भी करा के आपको दे देंगे हम। आज नहीं, कल करा लेंगे, उसके बाद भिजवा देंगे। बैकग्राउंड वाइट पीडीएफ के लिए ना, प्रिंट के लिए हो जाएगा। आपको जब मिलेगा तो बैकग्राउंड वाइट वाला ही मिलेगा, आप उसे प्रिंट कर लीजिएगा। यहां बोर्ड पे क्लियर करने के लिए ऐसे रखा जाता है। तीन से 4 दिन लगेगा एनसीएंट बताने में, बहुत ज्यादा है नहीं, टॉपिक कम ही है एनसीएंट का।